कल्याण वर्ष 2026 की बैठक, कमिश्नर कलेक्टरों को दिए निर्देश, योजनाओं का लाभ खेत तक पहुंचाने पर जोर, किसान कल्याण वर्ष को प्रभावी बनाने की तैयारी। सीएम विष्णुदेव साय का नारायणपुर दौरे का दूसरा दिन, रामकृष्ण आश्रम में बच्चों के साथ किया संवाद, बच्चों संग किया नाश्ता। जबलपुर में फिजियोथेरेपिस्ट ने की आत्महत्या, अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर ली जान, आत्महत्या का कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में 13 साल की बच्चे की गला घोंटकर हत्या, घर से 30 मीटर दूर बिल्डिंग में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वहीं खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित श्रीदेवी अपार्टमेंट पे लापता अली का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि अली सोमवार शाम से लापता था और आखिरी बार उसे सीसीटीवी में साइकिल चलाते हुए अपार्टमेंट में जाते देखा गया था। पुलिस ने तलाश के दौरान डॉग की मदद ली और अपार्टमेंट की सघन तलाशी ली। आपको बता दें कि जांच में एक फ्लैट के पलंग के अंदर से अली का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में रिहान नामक युवक और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। दोनों पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए, सीसीटीवी ये देख सकते हैं जिसमें बच्चा साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि रिन्फर डॉग की सहायता ली गई है और खून से सना जैकेट और बैग भी बरामद हुआ है। फिलहाल 2 आरोपी हिरासत में हैं और एक नाबालिग भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एमआईजी थाना क्षेत्र की यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 13 साल के लापता बच्चे का शव मिला है। ये इंदौर से बड़ी खबर, जहां श्रीदेवी अपार्टमेंट के फ्लैट में बच्चे का शव मिला है, जिससे हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सीसीटीवी में वो बच्चा साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला सीसीटीवी वीडियो है जिसमें जो बच्चा है वो साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है और ये दूसरी तस्वीर उसी बच्चे की है जिसकी हत्या हो गई। तो आपको बता दें कि एमआईजी थाना क्षेत्र की यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 13 साल के लापता बच्चे का शव मिला है। श्रीदेवी अपार्टमेंट के फ्लैट में उसका शव मिला है। इंदौर की यह पूरी घटना बताई जा रही है और सीसीटीवी में बच्चा साइकिल चलाते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि 2 आरोपियों को पकड़ा गया और दोनों पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगा है, लेकिन फिलहाल कोई पुख्ता सबूत अभी नहीं मिल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इंदौर से पहुंचा रहे हैं, जहां 13 साल के बच्चे की हत्या की खबर यहां पर सामने आई है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अली सोमवार शाम से लापता था और आखिरी बार उसे सीसीटीवी में साइकिल चलाते हुए अपार्टमेंट में जाते देखा गया। ये तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरी बार यह बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई है, जिसकी मौत हो गई है, वो आखिरी बार इस तरीके साइकिल चलाते हुए अपार्टमेंट में जाते देखा गया था। पुलिस ने तलाश के दौरान डॉग की मदद ली और अपार्टमेंट की सघन तलाशी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जांच में फ्लैट के पलंग के अंदर से अली का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में रिहान नामक युवक और एक नाबालिग को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और दोनों पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगा है। तो ये इंदौर से आपको खबर पहुंचा रहे हैं, जहां श्रीदेवी अपार्टमेंट में बच्चे का शव मिला है। देखिए, ये सीसीटीवी लगातार सामने आया है और सीसीटीवी में बच्चा आखिरी बार नजर आ रहा है, साइकिल चलाते हुए अपार्टमेंट में जाता नजर आ रहा है। खून से सना जैकेट और बैग भी बरामद हुआ है। फिलहाल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन सवाल तमाम तरीके के यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसको मार कूट के छत पे पटक रखा था और सुबह लाके मसीरी के अंदर
कपड़ा लपेट के बंद करके रख दिया। पुलिस ने कड़ी मेहनत करी इसके अंदर, पुलिस का अच्छा सहयोग दिया। रात को भी पुलिस ने मेहनत करी और सुबह पुलिस को हमने सब बताया, सीपी सिंह साहब, के साहब को और जितने भी उनके साथ की टीम थी सबने, कि ये बच्चे का जो भी है वो यहीं मिलेगा इनको। ऊपर उसकी जर्किन मिली, पूरी खून से लथपथ, खून के निशान मिले, छींटे। तो देखिए, खबर आपको इंदौर से हम बता रहे हैं, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी सामने आई? जिस तरीके यहाँ बताया जा रहा है 13 साल के बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई है, फिलहाल पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, अभी जांच का विषय कि जो युवक रेहान को गिरफ्तार किया गया, आखिर में क्या मामला था, क्या उसकी मानसिक स्थिति और क्यों इस तरह की हत्या को अंजाम दिया। क्योंकि जिस 13 साल के बच्चे की हत्या की गई वो कुछ समय पहले ही सीसीटीवी में पुलिस के जांच में नजर आया कि वो साइकिलिंग कर रहा है और उसके जो शरीर पर वो उस तरह से घाव भी है। यानी कि ये मामला क्यों इतना गंभीर हो गया और इतना इस तरह से निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में 30 मीटर जो दूर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ही अपने फ्लैट 42 नंबर फ्लैट में जो है उसके पलंग पेटी में दीवान होता है, उसके अंदर रेहान ने जो है उसको छुपा कर रख दिया था। उसका गला घोटकर हत्या की गई, शव को छुपाया गया। सर्चिंग अभियान चलाया गया जब पुलिस द्वारा, और जब स्नीफर डॉग की मदद ली गई, तब जाके पुलिस जो है उस फ्लैट तक पहुंची और फ्लैट में पहुंचने के बाद शव जो पलंग में छुपा कर रखा गया तो उसको बरामद कर उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया। कि बिल्कुल और भी योगेश, क्या यहाँ पर पुलिस तो लगातार जांच कर रही है और सवाल भी यहाँ पर तमाम तरीके के खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या इससे पहले किसी से बातचीत हुई थी या फिर बच्चे ने कुछ शिकायत की थी? देखिए, परिजनों ने अभी इस मामले में लेकर कोई खास बयान नहीं दी, लेकिन परिजनों का कहना है कि बच्चा बहुत मतलब अच्छा, मतलब बहुत शांत बच्चा था और बहुत अच्छा एक्टिव बच्चा था। और किस तरह से ये जो रेहान और उनके बीच में क्या ऐसा आपसी विवाद है या किस तरह की जानकारी सामने नहीं, लेकिन जो साइकिलिंग करने के बाद में वो उसको बच्चे को ले जाकर उसको हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, उसके बाद में उसकी गला घोटकर हत्या करके उसका दीवार में। बिल्कुल योगेश, और यहाँ पर देखना होगा कि जो एक रेहान और नाबालिग बच्चे को फिलहाल हिरासत में लिया है, पूछताछ उनसे की जा रही है, तो क्या कुछ यहाँ पर खुलासे हो सकती है, देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं राजधानी भोपाल की तरफ रुक करते हैं, जहां खेलो एमपी यूथ गेम्स का समापन समारोह में मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। बता दें कि खेलो एमपी यूथ गेम्स सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी खेल अच्छे से संपन्न हुए। 313 ब्लॉक में आयोजित यह कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें कि महू में बीएलओ पर एफआईआर पर बयान भी सामने आया। चुनाव आयोग का विषय चुनाव आयोग में जाना चाहिए, तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि खेलो एमपी यूथ समारोह अच्छे से संपन्न हुआ। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते आपको। सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉक, सभी जिलों, सभी संभाग और प्रदेश स्तर पर संपन्न हुए हैं और खेलो एमपी यूथ गेम में लगभग 1 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और सभी खेल बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुए। मुझे लगता है कि फिर मुख्य मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग का जो विषय है उसको चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए। गैम्बलिंग करना और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए न्यूज बनवाने की कोशिश करना, इसका कोई बहुत औचित्य नहीं। अब देखिए, ये तो उनका विवेक है, उनको जहां जो करना वो करें, पर मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग का विषय है उसको चुनाव आयोग के सामने रखेंगे तो उसका कोई निराकरण होगा। वही खबर जबलपुर से है, जहां फिजियोथेरेपिस्ट ने आत्महत्या की है। बता दें कि अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दी है और मंत्री नगर चौकी क्षेत्र के यश अपार्टमेंट की पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि दतिया निवासी भानु मोहर के रूप में उसकी पहचान हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां फिजियोथेरेपिस्ट ने आत्महत्या की। आत्महत्या की वजह
फिलहाल अज्ञात है, पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से आत्महत्या फिजियोथेरेपिस्ट ने की है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल उठते नजर आ रहे क्योंकि अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर उसने जान दे दी। बता दें कि आत्महत्या की वजह फिलहाल अज्ञात है। दतिया निवासी भानु मोहर के रूप में उसकी पहचान हुई है और आत्महत्या की वजह अभी अज्ञात बताई जा रही है। धनवंतरी नगर चौकी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार कर रही है और तमाम तरीके के इस खबर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आत्महत्या की क्या वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये बड़ी खबर आपको जबलपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां फिजियोथेरेपिस्ट ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी और आत्महत्या की वजह अभी अज्ञात बताई जा रही है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं गरियाबंद की तरफ रुख करते हैं, जहां राजिम कुंभ स्थल में व्यापारियों का प्रदर्शन देखने मिला। बता दें कि दुकान आवंटन में अवैध वसूली का आरोप है और लोमस ऋषि आश्रम के पास बैठे मगरलोड के व्यापारी, आपको बता दें कि दुकान आवंटन में अवैध वसूली का आरोप लगा है और लोमस ऋषि आश्रम के पास मगरलोड के व्यापारी बैठे हैं। यह प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां राजिम कुंभ स्थल में व्यापारियों का प्रदर्शन देखने मिला। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मेले में दुकान के नाम पर 1000 वसूली का आरोप लगाया है। तो देखिए, राजिम कुंभ मेले की लगातार खबरें सामने आ रही हैं और अब इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। 1000 वसूली का आरोप यहां पर लग रहा है। दुकान आवंटन में अवैध वसूली का आरोप लगातार नजर आया है। लोमस ऋषि आश्रम के पास व्यापारी प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। वहीं इंदौर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और डॉग बाइट के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। सिर्फ जनवरी में 5000 से अधिक डॉग बाइट के केस सामने आए हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। सबसे ज्यादा मामले मूसाखेड़ी, खजराना, विजयनगर, पटेल नगर और मालवा मिल क्षेत्रों से दर्ज हुए हैं। बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और बाइक सवार इसका शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। काट लिया ना सर, घर से बाहर निकल रहे वही काट लिया। अब बहुत अनजान कुत्ते भी है जो पहचान रहे हैं, वो तो नहीं काटे, जो बाहरी कुत्ते कुछ ज्यादा ही आ गए। इंजेक्शन लग रहे हैं और चौथा डोज लग गया है, कंप्लीट हो गया। उम्मीद तो यही है सर, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे और ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। नगर निगम अपनी एक्टिविटी बराबर कर रहा है, श्वानों को पकड़ना और नसबंदी बराबर हो रही है, लेकिन ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक स्थिति है कि अब झुंड में रहने लगे हैं श्वान। ये अचानक से झुंड का इकट्ठा हो जाना, ये बहुत सोचनीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और चूंकि एक साथ बहुत सारे श्वान रह रहे हैं, किसी को खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, भूखा श्वान है, अटैक कर रहा है, लोगों को काट रहा है, और ये भूखे श्वान, झुंड में रहने वाले श्वान, इस कारण से ये बहुत एक्टिविटी खूब ज्यादा बढ़ गई कुत्तों के काटने की पूरे शहर में। इंदौर के लाल अस्पताल, हमारा जो अस्पताल है जहाँ ARV के इंजेक्शंस लगते हैं, तो 4 से 5000 केसेस नए हमारे पास हर महीने लगभग आते हैं। अधिकतर ग्रेड 3 के ही आते हैं, जिनको सीरम और ARV का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कैटेगरी 3 के ज्यादा आते हैं, किस उम्र में आते हैं, और अधिकतर बच्चे और बुजुर्ग लोगों में देखने में ज्यादा आते हैं। वहीं केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सरकार ने किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान अब भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट को लेकर सरगुजा के किसानों को काफी उम्मीदें हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनवाते हैं आपको। 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। ऐसे देश के हर वर्ग को केंद्र सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो केंद्र सरकार के बजट पर नज़र बनाए हुआ है कि इस बार सरकार उन्हें काफ़ी राहत देगी। वो MSP की बात हो या फिर सिंचाई व्यवस्था की बात हो, हर किसान वर्ग को जो राहत मिलनी चाहिए वो इस बार जो केंद्र सरकार है वो दे सकती है। इस वक्त मैं एक धान समिति केंद्र में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धान की बोरी नज़र आएगी। आज 31 जनवरी है, ऐसे में आज धान खरीदी का अंतिम दिन है और किसान यहाँ पर अपना धान बेचने
पहुंचे हुए, उनसे जानते हैं कि कल के बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या मानते हैं बजट कैसा होना चाहिए, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, किसान वर्ग अन्नदाता कहलाता है, देश किसान ही चलाता है। अगर किसान न रहे तो शायद यहाँ देश के लोग जो है कि अन्न न खा पाए। लेकिन यही वर्ग है जिसे अपेक्षित रखा जाता है हमेशा हर बजट में। लेकिन इस बार के बजट में केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है, इसमें काफ़ी उम्मीद जता कर रखे हुए हैं किसान। जिस तरीके से MSP दर पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट तो धान खरीद ही रही है 31 रुपये प्रति कुंटल के दर पर। लेकिन अब इससे जैसे आज 31 जनवरी है और 31 जनवरी को MSP दर पर जो प्रदेश धान खरीद रही थी वो बंद हो जाएगी। लेकिन अब जब धान है वो औने पौने दामों पर बिकेगा। हमें मजबूरन औने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रकबा जितना हम कमाए थे और रकबा भी कम कर दिया गया है, लेकिन हमारा धान आज भी घरों पर पड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से MSP पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि MSP कभी किसी मौसम में अगर किसान धान बेच रहा है तो एक ही रेट तय हो, ताकि किसान की आय पर दुगनी हो सके, जैसा केंद्र सरकार का वादा भी था। उसी तरीके से गेहूं की बात करें तो गेहूं भी उसी तरीके से MSP दर पर निर्धारित होना चाहिए। सारी फसलों का MSP दर घोषणा होना चाहिए, ताकि किसानों का जो आय है वो दुगना हो सके। दूसरी ओर सिंचाई के काफ़ी कुछ प्रबंध करने की आवश्यकता है, वो इसलिए क्योंकि डैम जो बहुत मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद 1990 1994 दशक के जो है कि डैम बने हुए हैं, तो अब डैमों का जो निर्माण है वो नहीं हो पा रहा है। सिंचाई की जो मांग है वो किसानों तक नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए अब मेरे को लगता है कि जो लोकल जो चीज़ें हैं, जो बीज हैं लोकल हैं, कादू कुटकी जो है वो सारे विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर सिंचाई के साधन पर भी बात की जाए तो अगर साधन भी होगी तो हम लोकलिटी जो कादू कुटकी जो है वो सभी हम उगाएंगे और लोगों को खिलाएंगे, हमारी आय भी दुगनी होती रहेगी। ये बताओ क्या चीज़ की खेती करता है? धान, मक्का, गेहूँ। अच्छा, क्या रेट मिलते धान मक्का? धान के तो चला पता है 31 रुपया। मक्का का भी कोई फिक्स सरकार यहाँ समिति में खरीदी चालू कर देती तो वो लामन बेचते। ये बतावा कि क्या उम्मीद है, कल तो बजट पेश करी केंद्र सरकार, तो सरकार के से क्या उम्मीद है किसान मन के, वो का होना चाहिए? सिंचाई दे ही वो अच्छा सुविधा है। सिंचाई दे ही तो हमन अपन कई गो फसल ला पूरा कर पाब। अभी धान के बाद मक्का भी बहुत सारे कोई खेत में बो लेते हैं, जो अपन सुविधा अनुसार जो इतना फसल है हमन करना चाहते, ओकर बहुत सिंचाई तो उचित है। सिंचाई मुख्यतः देना ही चाहिए। और हमन धान बेचा थी 31 रुपया, अब मक्का का कोई फिक्सेशन निर्धारित यहाँ समिति में चालू कर देते तो और झनला अपन बाहरी मंडीदार व्यापारी मन ला देख नहीं बनते, सब सरकार शासन दर पर यही देते। यानी कुल मिला के कि तू चाहता कि जो मक्का के भी कुछ एक दर तय हो, ओकर से फायदा मिली। अभी जितना बहुत कोई लगाते हैं, अभी अपन खेत मन है अभी तैयारी कर चुके हैं, तो लगाही तो मन तो व्यापारी मन ला बेचते हैं, ओकर से तो शासन से तो लागू है ही यहाँ पहले से। लेकिन ओला जेकर धान खरीदी होते ना वही का सो ला कर देते, सब बढ़िया रहते। हाँ ठीक है, हम डायरेक्ट समिति में बेचते हैं। हाँ, मतलब मक्का के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए केंद्र सरकार की ओर से कि जो किसान है मक्का को पैदा करते हैं वो सीधे मक्का को समिति में बेचेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। कल 1 फरवरी है, केंद्र सरकार मोदी सरकार कल बजट पेश करेगी, तो क्या लगता है सरगुजा के किसानों को क्या मांग है सरकार से? बस वही मांग है, थोड़ा सा पानी वानी की व्यवस्था हो जाए बढ़िया से, थोड़ा सा डैम है जो पूरा उसको मतलब बढ़िया से अगर हो जाए तो अगला आदमी भाई खेती किसानी के लिए भाई थोड़ा प्रबंध भी हो जाएगा। हाँ, उगान ये जो मक्का के लिए बोल रहा हूँ, मक्का के लिए कोई वो चीज़ नहीं हुआ है, उसका भी प्रबंध थोड़ा सा हो जाता है। जैसे हम लोग दुकान में देते हैं, मान लीजिए अभी धान का रेट अभी 31 रुपया चल रहा है, दुकान में जाएंगे 12 रुपया 13 रुपया लेगा किसान की, इसमें कुछ वो चीज़ नहीं है, किसान तो ऐसे ही लूट जाएगा। फिर थोड़ा उसका भी जैसे बजट में अच्छे से बनाया जाए, थोड़ा सा कि उसका भी बढ़ोतरी हो जाए। अगला आदमी जैसे रकबा किसी का कम हो गया है, मान लीजिए 10 बोरा उसके पास एक्स्ट्रा है, उसको बेचने जाएगा 12 रुपये किलो बेचेगा, उसका कितना नुकसान हो जाएगा। भाई दुकान की तरफ से भी बढ़ाया जाए थोड़ा सा रेट, बस यही है। मतलब दुकान पर भी कंट्रोल रखे, जो आपके मक्के का जो फसल है उसका पर्याप्त मिलना चाहिए। आप क्या काहे का खेती किसानी करते हैं? ये धान का खेती करते हैं हम। लगभग कितना धान उपजाते होंगे? वही 5 एकड़ में लगभग लगाते हैं हम लोग। 5 एकड़ में कितना कमा लेते हैं? 2 लाख लगभग कमा लेते हैं हम लोग। ये बताइए, धान के अलावा और क्या ऐसा फसल होना चाहिए जिस पे केंद्र सरकार उसको केंद्रित करे, और कल जैसे 1 फरवरी है तो क्या आप लोगों की मांग रहेगी?
बजट है कल। सरकार से मेरा यही मांग रहेगी कि कम से कम ये ऋण जो व्यवस्था है वो कम मतलब देती है, तो वो मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा ज़्यादा दे ताकि किसानों को राहत मिल सके उससे। मतलब जो ऋण माफ़ी का जो रहता है, ऋण माफ़ी में क्या कहेंगे, ऋण माफ़ी में? हाँ, और जो हम ऋण लेते हैं उसको जो माफ़ी करने का भी कुछ वो रहे ताकि हम लोग को सहूलियत मिल सके उससे। और ऋण बढ़ाने की मांग कर रहे थे, किस टाइप का ऋण बढ़ाना, मतलब कैसे? मतलब हम लोग को यहाँ ऋण लेते हैं तो 20,000 30,000 ऐसे मिलता है, तो चाहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा दे सरकार ताकि हम अच्छे बेहतर से अपना फसल लगा सकें, अच्छे कर सकें। इधर ही आपसे जानना चाहेंगे कि सरगुजा में वैसे तो काफ़ी संसाधन है पानी के, तो सरगुजा के दृष्टिकोण से देखें तो सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? चूँकि कल बजट है, तो और क्या सरकार यहाँ के किसानों को आधुनिक तौर के खेती किसानी के लिए प्रोत्साहन के लिए बजट में क्या मांग करते हैं? क्या कुछ नया होना चाहिए? जी देखिए, जो सरगुजा है वो पानी की तो बहुत सुविधा है, लेकिन जो बेहतर तरीके से संचालन होता है, डैम यहाँ पर्याप्त है, लेकिन जो किसानों को जो बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो बजट के थ्रू केंद्र सरकार को कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिसके तहत जो किसान है वो जो एक फसल अभी उगा रहे हैं, जैसे धान जो अभी उगा रहे हैं, तो ऐसे 2 फसल कम से कम साल भर में कंप्लीट हो पाए, जिससे कि जो किसानों को है बेहतर सुविधाएं मिल पाए और उनसे जो है उनको लाभ प्राप्त हो पाए। जी, सरगुजा, बता दूं कि सरगुजा एक ऐसा ज़िला है, क्षेत्र है जहां पे खेती किसानी की बात की जाए तो ये कृषि प्रधान ज़िला माना जाता है। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने खेती किसानी पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को केंद्र सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि केंद्र सरकार बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करे कि जो निम्न वर्ग के किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, उनको उसका लाभ मिले। वो चाहे सिंचाई की हो, पानी की व्यवस्था हो, या फिर मक्के का एक निर्धारित रेट तय करे और समितियों में, जैसे धान को बेचा जाता है समितियों में, जो किसान हैं यहाँ के वो भी मक्के की फसल को समिति में बेच सके। अंबिकापुर से BSTV के लिए सुमित सिंह। वहीं खबर नारायणपुर से है, जहां नारायणपुर दौरे पर सीएम साई का हेलीकॉप्टर खराब होने की खबर सामने आई। बता दें कि तकनीकी फॉल्ट के कारण उड़ान नहीं भर सका और सुरक्षा कारणों से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बदला गया। ये बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं। तकनीकी फॉल्ट के कारण उड़ान हेलीकॉप्टर नहीं भर सका और सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का बदला गया। BSF हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना सीएम हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 2 दिवसीय नारायणपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे और अब वो वापसी कर रहे थे, रायपुर वापस लौट रहे थे, जिस पर उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ दीनू बघेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीनू, ये बड़ी जानकारी यहाँ सामने आ रही है, जहां तकनीकी फॉल्ट हेलीकॉप्टर पर बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पहले क्रॉस चेक नहीं किया गया था? जी देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो 2 दिवस के लिए नारायणपुर के दौरे पर रहे, जिसके बाद उनका जो लौटने का समय राजधानी पे हुआ, उस समय में जब हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चक्कर में चलते उनका उड़ान नहीं भर पाई, और जिसके बाद जो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से मंगवा कर उनको रायपुर हेलीकॉप्टर से रवाना की गई। जी, तो कहा जा सकता है कि यहाँ BSF हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना हुए हैं सीएम और तकनीकी फॉल्ट के कारण उड़ान नहीं भर सका। फिलहाल क्या सीएम रायपुर पहुंच गए? जी देखिए, लगभग यहाँ से 1-1.5 घंटा पहले ही रवाना हो गए थे और सीएम जहाँ तक रायपुर पहुंच गए होंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया दीनू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए BSTV। नमस्कार।